नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था राजा, किसान और नगर, है ना। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, इसका पार्ट 3 है। आज इस वीडियो में हम पार्ट 3 के बारे में बताएंगे और इस पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। आपकी जो किताब है उसमें 3.1, 3.2 और 3.3 जो किसके भाग हैं, तीसरे पॉइंट के। तो उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि मौर्य एक जो 3.1 पॉइंट है उसमें मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्रदान करी गई, कहाँ से प्राप्त करी गई उसके बारे में जानकारी दी, किस किस क्षेत्रों से प्राप्त हुई उसके बारे में बताया गया। 3.2 में साम्राज्य का प्रशासन के बारे में बताया गया कि साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार का था। 3.3 में मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था उसके बारे में आपको बताया गया है। अब मैं इस मौर्य साम्राज्य को समझाने से पहले मैं कुछ आपको अलग जानकारी और दे दूंगा। इसकी स्टोरी आपको सुनाऊंगा, इसकी मौर्य साम्राज्य की स्टोरी आपको सुनाऊंगा और आपको उस समय काल में ले जाऊंगा जिस काल में ये सारी घटना हुई थी। चलिए तो फिर चलते हैं। देखिए, ये तो आपके टॉपिक हैं, इसको मैंने बताऊंगा मैं आपको धीरे। पहले आपको स्टोरी सुनाए देता हूं। देखो, आपको पता है कि मगध साम्राज्य कहाँ था। तो मगध साम्राज्य इस वाले क्षेत्र में था। ये मुख्य मगध था, इसमें जो आपको महाजनपदों में भी मैंने बताया। और इस वाले क्षेत्र में देखिए, ये वाला जो एरिया है, इस वाले क्षेत्र में ये शासन फैला और इसमें भी बाद में, ठीक है, बस इस वाले क्षेत्र में नहीं फैल पाया था। ऐसे इसके साक्ष्य मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या होता क्या है। यहाँ पे देखिए, मगध साम्राज्य के बारे में आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले यहाँ पे हर्यक वंश जो 544 ईसा पूर्व में शासन करता था। इस वंश को हटाकर किसने, शिशुनाग वंश ने इस पर अपनी शिशुनाग वंश चलाया। कब, 412 ईसा पूर्व में। ये ईसा पूर्व आप अच्छे से समझ लेना कि यह क्या चीज है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है। नंद वंश, फिर इसी के बाद शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश। और नंद वंश कब आया, 345 ईसा पूर्व, ठीक है। फिर देखो, नंद वंश के बाद इस पर कौन बैठा, मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश का शासन आया इस वाले क्षेत्र में और इसी मौर्य वंश की घटनाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके 3 मुख्य शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक। ये 3 मुख्य शासक थे। चलिए तो पर स्टोरी को शुरू करते हैं। देखिए, ये है नंद वंश और इसका लास्ट शासक था महापद्मानंद, सॉरी घनानंद। कौन था, घनानंद। महापद्मानंद इसका प्रथम शासक था और घनानंद क्या था, इसका लास्ट शासक था, जिसको किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और मार दिया था और उसके राज्य पर, मगध पर कब्जा किया था। अब देखिए कि हो क्या रहा है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है, ठीक है। और एक और व्यक्ति है इस कहानी का मुख्य पात्र, जिसका नाम है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, ठीक है। ये एक व्यक्ति था जो मगध का ही निवासी था, ठीक है। मगध का निवासी था, लेकिन ये एक शिक्षक था जो कहां पे चला गया था, अपनी शिक्षा देने के लिए तक्षशिला के विद्यालय चला गया था। तक्षशिला की विद्यालय कहां पड़ता है, तो ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, पाकिस्तान वाले एरिया में स्थित था, जिसको यहाँ पर मगध, ये वाला तक्षशिला बोला जाता था इस एरिया को, ठीक है। इसी एरिया में क्या है, तक्षशिला का विश्वविद्यालय था, जहाँ पे अलग अलग देशों से क्या लोग पढ़ने आते थे, छात्र पढ़ने आते थे इन देशों में। यहाँ पर मगध से भी कुछ लोग यहाँ पे पढ़ने जाते थे। और यहाँ का जो मगध का शिक्षक था वो था चाणक्य, जो ब्राह्मण था और यहाँ पे जाके पढ़ाता था। कहाँ पर, तक्षशिला के विश्वविद्यालय। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब जो चाणक्य थे, हाँ, और इसी समय की बात है जो भारत पर विजय अभियान लेके कौन आया था, 325 ईसा पूर्व में सिकंदर महान। ये तो भारत का है। देखिए, सिकंदर महान अपनी विश्व विजय के लिए इस तरफ से निकला था। कहाँ सर, यूरोप और पश्चिम एशिया के क्षेत्रों को जीतता हुआ कहाँ, भारत की ओर बढ़ रहा था। इस बात की जानकारी किसको लग गई थी, चाणक्य को लग गई थी। चाणक्य को लग गई थी और चाणक्य देश प्रेमी व्यक्ति थे, हाँ, मातृ प्रेमी व्यक्ति थे। तो उनको ये बात गलत लगी कि ये आक्रांता अगर भारत में आ गया तो भारत की लोगों को क्या बना देगा, गुलाम बना लेगा, ठीक है। इसकी विश्व विजय के कारण भारत में दूसरी संस्कृति का जीवन हो जाएगा,
है ना, वो यूनानी था, जो सिकंदर था वो था यूनानी। इस बात की इस चिंता को लिए चाणक्य कहाँ पहुंचा, इधर मगध के साम्राज्य में पहुंचा। और किसके पास पहुंचा, घनानंद के पास पहुंचा। ठीक है, घनानंद के पास इसलिए पहुंचा क्योंकि मगध उस समय सर्वशक्तिशाली क्या था, साम्राज्य था। और इसके पास गज सेना, घुड़सवार सेना, इतनी सारी सेनाएं थीं और पैदल सेना थी। अगर सिकंदर का कोई विरोध कर सकता था तो कौन कर सकता था, मगध। और बाकी इस वाले क्षेत्र में, भारत के इस क्षेत्र में छोटे छोटे देश थे, है ना, वो इसका विरोध नहीं कर सकते थे। इसलिए चाणक्य कहाँ पहुंचे, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे और घनानंद से मिलने पहुंचे। उस समय जब ये पहुंचे तो उनको मिलने की वार्ता कब फिक्स हुई, जब घनानंद की एक मीटिंग चल रही थी ज्ञानियों की। देखो, घनानंद का स्वभाव आपको बता दूं, घनानंद को जैसे नाटकों में प्रस्तुत किया गया है ना, मुद्रा राक्षस वगैरह में, तो उसमें ये बताया कि घनानंद एक अत्यंत क्रोधी व्यक्ति था और जो अभिमान में चूर था, है ना, जो किसी शास्त्र को नहीं मानता था, इस टाइप का व्यक्ति था। तो घनानंद के पहुंचा, घनानंद की सभा चल रही थी, तो सभा में चाणक्य पहुंचे। अब घनानंद जब सभा में बैठा था तो वहां पर अलग अलग जो शास्त्र मुनि थे वहां पर अपने ज्ञान का बारे में लोगों को संबोधन दे रहे थे और घनानंद के सामने अपनी भाषण प्रस्तुत करते जा रहे थे। हाँ, लेकिन घनानंद को ऐसा लगता था कि ये सारे मेरी दया पर टिके हैं और मेरे मुझसे क्या लेने आए, पुरस्कार लेने आए हैं, इसलिए मेरे सामने ज्ञान का वक्तव्य दे रहे हैं। लेकिन इस बात को ऐसा सोचता था वो, और इसी कारण वो उन लोगों का अपमान भी करता था जो भी उसके विरोध में बोलते थे, है ना। जैसे वो राजा को ऐसा कह दे, कोई अगर ये कह देता था कि राजा जनता का नौकर है, तो इस टाइप की बात अगर कोई कह देता था तो उसको बहुत बुरा लगता था घनानंद को। मैं नौकर नहीं हूं, मैं मालिक हूं, इस टाइप की उसकी भावना थी। हाँ, इस प्रकार चाणक्य भी वहीं पहुंचे थे। अब चाणक्य ने इस बारे में बात करना चाहा, किसके बारे में, कि आपके साम्राज्य सिकंदर महान नाम का एक व्यक्ति आने वाला है। ठीक है, एक और बात आपको बता दूं, जब इस प्रवृत्ति का शासक कौन था, ये घनानंद, जो अपने आप में अभिमान में चूर था, हाँ, जनता की सुनता नहीं था, तो इसको अपराधी तरीके से बताया गया है। हाँ, अत्याचारी क्रोधी राजा के रूप में बताया गया है। तो इससे प्रजा दुखी होगी। हाँ, तो इसकी अनीतियों के कारण चाणक्य इस बात से भी रुष्ट थे, पर ये मानते थे कि कम से कम ये भारतीय है तो भारत का भला ही करेगा, कम से कम विदेशी सभ्यता को भी यहाँ पे नहीं आने देगा, ऐसा सोचते थे चाणक्य। अब चाणक्य ने ये बात यहाँ पे रखी, तो चाणक्य ने जब इनसे कहा, अब चाणक्य की जो बारी आई तो चाणक्य ने इनको बताया कि आपके जो उत्तर पश्चिम भारतीय सीमा पर, जहाँ पर हिंदूकुश पर्वत लगता है, हिंदूकुश पर्वत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास पड़ता है, हाँ, तो वहां के सीमा पर क्या है, कौन दस्तक दे रहा है, एक विदेशी आक्रमणकारी दस्तक दे रहा है। कौन दे रहा है, विदेशी आक्रमणकारी, जिसका नाम है सिकंदर, जो विश्व विजय के लिए निकला है ना। अगर आप उसको रोक देंगे तो हो सकता है वो रुक जाए, अन्यथा वो भारत पर कब्जा करता हुआ चला आएगा। जब इस बात की जानकारी किसको दी, वो घनानंद को दी गई, तो घनानंद ने इस बात को बड़े सीरियसली नहीं लिया और उल्टा चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य का अपमान करके और उसको ऐसा भी आदेश दे दिया उसने कि ब्रह्म की हत्या कर दी जाए, उसको पकड़ ली जाए। अब चाणक्य थे क्रोधी, तो उन्होंने सीधा उनको ये बोल दिया था कि आपने मेरा अपमान किया है और अपनी शिखा को मैं जब तक नहीं खोलूंगा, मैं मतलब जब तक नहीं बांधूंगा। शिखा खोल ली, और शिखा जो उनकी चोटियां रहती थी चाणक्य की, तो शिखा को जब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तुम्हारा विनाश न कर दूं घनानंद का, तो उस अपमान का बदला मैं लूंगा और भारत को एक ऐसा राजा प्रदान करूंगा जो इसको पूरी एक सीमा में बांध के रखे, हाँ, और एक कुशल शासक बन के उभरे। तो इस बात को चाणक्य के मन में था और चाणक्य वहां से निकल दिए। निकलते हुए एक स्थिर पर देखते हैं, एक जगह देखते हैं, तो वहां पर कोई ना एक लड़का था और कुछ लड़के खेल रहे थे। उस दरबार से भागकर वो चाणक्य बाहर आए, तो बाहर पाटलिपुत्र के जंगलों में वो देखते हैं कुछ मोर पालने वाले कुछ लड़के थे और कुछ वैसे लड़के थे मतलब जो मोर वगैरह पालते थे, ऐसा उसमें बताया। तो वहां पे एक
साहित्यों में बताया है। तो उसमें जो मोर पालने वाले जो व्यक्ति थे, बच्चे थे, एक लड़के को एक गद्दी पे बैठाए एक चट्टान पे, और बाकी सब क्या है उसके सामने ऐसा अनुमोदन कर रहे हैं, ऐसा अभिनय कर रहे हैं जैसे वो प्रजा हो, और प्रजा अपने राजा के पास क्या है समस्या को निवारण करने के लिए आ रही है। ठीक है, चाणक्य ने जब उनको देखा, वो उनका खेल था, तो चाणक्य भी वहां पहुंच गया एक अपनी समस्या लेके। हाँ, समस्या राजा के सामने प्रकट की गई। तो जो राजा उस समय जो बच्चा बना था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, राजा चंद्रगुप्त मौर्य बना, तो उसके सामने उन्होंने समस्या प्रकट की। तो उसके सामने जैसे बच्चे के सामने एक प्रकार का गुरु सवाल रखता है, उस प्रकार की उन्होंने समस्या प्रकट की एक फरियादी के रूप में। तो उसका समाधान किसने निकाल दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाल दिया। तो उनको उनके जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके अंदर चाणक्य को ऐसी छवि देखी ये राजा बन सकता है। ठीक है, तो फिर उन्होंने ठान लिया कि इसी व्यक्ति को जिसको मैं चुनना था चाहता था भारत का सम्राट बनाने के लिए, यही व्यक्ति उचित रहेगा। फिर क्या है, इसको वो लेके चले गए गुरु दीक्षा लेवा कर, और कहाँ लेके चले गए? अपने साथ यहाँ पर। ठीक है, और सिकंदर उधर आक्रमण कर ही रहा है अलग अलग क्षेत्रों पर। ठीक है, अब इस वाले क्षेत्र में ले गए, इस वाले क्षेत्र में ले गए, और यहाँ पर क्या है इसको सिखाया पढ़ाया और अलग अलग गुरुओं से शिक्षा दी। कहाँ पर ले गए? तक्षशिला। तक्षशिला में इसको सिखाया, भरपूर इसको शिक्षा दी, और एक उत्तम राजा बनने की सारी शक्तियां इसको प्रदान कर दी, सारा ज्ञान इसको प्रदान करवा दिया। ठीक है, अब देखो सिकंदर आता है इसमें, कब आता है? इस वाली क्षेत्र में। कहाँ तक आता है? यहाँ पर ब्यास नदी किनारे। ठीक है, अब जिस शंका के कारण सिकंदर को चाणक्य को पाला, इन्होंने इसको शिक्षा दी। चाणक्य ने किसको शिक्षा दी? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब यहाँ पे शिक्षा दीक्षा चल रही है उसकी। शिक्षा दीक्षा होने के बाद वो कम छोटी उम्र यौवन अवस्था में आता है। हाँ, युवा होता है धीरे धीरे करके। अब उसी समय क्या है 325 ईसा पूर्व और 326 ईसा पूर्व भारत विजय पर कौन आया? 326 ईसा पूर्व में कौन आया? सिकंदर महान आया। कौन आया? सिकंदर महान। हाँ, सिकंदर महान इस वाले क्षेत्र में आक्रमण करता हुआ आ रहा था। हाँ, और यहाँ का एक शासक था आम्बी कुमार। आम्बी कुमार नाम का राजा था, उसके साथ उन्होंने मित्रता कर ली। किसने? सिकंदर महान ने। और एक प्रकार की संयुक्त क्या करने लगे, यहाँ पे शासन करने लगे। हाँ, और राजा यहाँ का आम्बी कुमार ही बना रहा। इस प्रकार की यहाँ पे शासन व्यवस्था हो गई। तो इस वाले क्षेत्र को सिकंदर ने जीता हुआ मानेंगे, क्योंकि गांधार पे अब किसका कब्जा होता जा रहा है? आम्बी कुमार का। ठीक है, आम्बी कुमार कब्जा था, और उससे मित्रता किसने कर ली? सिकंदर ने। क्योंकि आम्बी कुमार इतना ताकतवर नहीं था कि वो सिकंदर से लड़ सके, इसलिए उसने पहले ही हथियार डाल दिए और उसको एक दिशा दे दी सिकंदर को कि आप इस वाले क्षेत्र में मगध साम्राज्य है उससे लड़ो और पूरे भारत पे कब्जा कर लो। इस टाइप की स्थिति इन्होंने बना दी आम्बी कुमार ने। हाँ, आम्बी कुमार के दो ही फायदे थे, ये मर गया यहाँ पे तो मैं आजाद हो जाऊंगा। हाँ, और एक अगर निपट गया, सिकंदर अगर निपट गया इधर मगध जाके, तो कम से कम मेरा क्षेत्र मेरे को दे देगा दोस्ती यारी में। तो इस प्रकार की सोच के कारण इन्होंने ऐसा किया आम्बी कुमार ने। हाँ, अब ये यहाँ पे है आम्बी कुमार यहाँ का शासक है गांधार का, और सिकंदर आया है। ठीक है, अब सिकंदर की जो सेना है वो ब्यास नदी के तट पे आकर उनका मनोबल टूट जाता है, क्योंकि इतने दिनों से वो युद्ध लड़ते हुए आ रहे थे, है ना। और भारत अभियान भी उन्होंने 326 ईसा पूर्व में चला दिया इस कारण। और भारत की जो मगध की सेना के बारे में बखान उन्होंने सुने, है ना। बखान कैसे सुने कि उसके पास गज सेना है, हाथियों की सेना है, घोड़ों की सेना है, तो इस ऐसी सेना से वो कैसे लड़ेंगे। इस प्रकार इनका मनोबल टूट गया और सिकंदर का अभियान यहीं पर रुक गया। और 325 ईसा पूर्व में सिकंदर कहाँ वापस लौट गया, उसको मगध में आकर लड़ाई नहीं करनी पड़ी। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब देखिए, और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर वहां पे मर गया, अपने जो जहां मैसेडोनिया से आया था वहीं पे जाके मर गया। अब स्थिति ये हुई, अब इस वाले क्षेत्र में सिकंदर के जो लोग थे सेनापति वो शासन करने लगे। और सिकंदर का जो सेनापति उस समय शासन कर रहा था वो था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर नाम का एक शासक था, जो उसका सेनापति जो वहां पे शासन कर रहा था। अब देखिए, अब मौर्य वंश ने जो चाणक्य है उनकी प्रतिज्ञा उनको याद थी युद्ध की, किससे? घनानंद का साम्राज्य विखंडन करने की, क्योंकि घनानंद अत्याचारी शासक था। तो उसको रोकने के लिए चाणक्य ने क्या किया था, इसको तैयार कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य को।
अब चंद्रगुप्त मौर्य इसके खिलाफ षड्यंत्र रच के चाणक्य की सहायता से इस वाले क्षेत्र पर मगध की गद्दी पर खुद बैठ जाएगा। हाँ, जिसमें अलग अलग राजाओं की सहायता ली थी। हाँ, और भी कई कारण थे। जो तेज कुशाग्र बुद्धि के चाणक्य थे, उन्होंने भरपूर इनकी मदद की, और बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बैठाया। कब गद्दी बैठाया मगध की पे? 322 ईसा पूर्व में, और घनानंद को मार दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का शासन इस वाले क्षेत्र पे होता है। कब? 322 ईसा पूर्व में। अब देखिए 322 ईसा पूर्व से क्या हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्टार्ट होता है। इस बार लगभग वो 22-25 साल का, 22-23 साल का होगा। तो यहाँ पे उसका शासन चलना शुरू हो जाता है, शासन चलता है। और चाणक्य उसके क्या थे? उसके मंत्री थे, जिन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, अर्थशास्त्र, जिसके कुछ पार्ट उन्होंने, अत्यधिक पार्ट उन्होंने ही लिखे हैं, ज्यादातर पार्ट। हाँ, उसमें राजा को कैसे शासन करना चाहिए उसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्टोरी हो गई, ये सारी घटना चली। अब घटना चल के इधर मौर्य वंश का शासन घनानंद मारा गया, और इस प्रकार मौर्य साम्राज्य इस वाले प्रांत तक पूरे क्षेत्र में फैलता रहा। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है 298 ईसा पूर्व में। कहाँ? कर्नाटक में श्रवणबेल बेला में। हाँ, वहां पे वो जाके अपने प्राण त्याग देता और अपने बेटे बिंदुसार को यहाँ का शासक बना देता है। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब बिंदुसार यहाँ पे शासन कर रहा है इस वाले एरिया में, और यहाँ पे कौन? हिंदी यूनानी शासन करेंगे, जिनको छोड़ के सिकंदर गया था इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, आया समझ में? इस वाले क्षेत्र में, क्योंकि अम्बी कुमार ने तो मित्रता कर ली थी। अब अम्बी कुमार और ये दोनों शासन कर रहे थे, तो इस वाले क्षेत्र में कौन कर? सेल्यूकस निकेटर नाम का एक सेनापति शासन कर रहा था। और अम्बी कुमार की भी भूमिका मौन होगी, या तो वो खत्म हो गया हो, और भी कई चीजें होती घटनाओं। लेकिन यहाँ पे आपको स्टोरी थोड़ी समझ में आए, जिससे कि आप इस तथ्य को आपके टॉपिक से जोड़ पाओ। हाँ, इसलिए ये बता रहे हैं। अब यहाँ पे स्थिति आ गई। अब ये यहाँ पे ये चल रहा था। अब यहाँ पे देखिए और क्या है। हाँ, देखिए यहाँ पे जो सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर किससे किससे यहाँ पे शासन कर रहा था। अब देखो क्या होता है कि आगे चल के जो बिंदुसार है, सॉरी, जो सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर अपनी लड़की की शादी किससे कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। किससे कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य। एक राजनीतिक शादी थी, जिसके कारण बस सेल्यूकस निकेटर को अपने क्षेत्र देने पड़े थे। कौन कौन से क्षेत्र पड़े थे? काबुल, हेरात, कांधार और मकरान नाम के क्षेत्र देने पड़े थे। किसको? दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को। इससे ये हो गया कि जो हिंदी यूनानी थे, किसके किसके दोस्त हो गए, किसके रिश्तेदार हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो अपने रिश्तेदार पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। इस प्रकार की पॉलिटिक्स यहाँ पे हुई है। किसने करा दी? चाणक्य ने। तो इस प्रकार के इनके संबंध बन गए थे यहाँ पे, इसलिए इस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करते थे। इस प्रकार इनकी जो लड़की थी सेल्यूकस की, वो थी कार्नेलिया। कार्नेलिया का विवाह किससे हुआ? इसके चंद्रगुप्त मौर्य से। और कार्नेलिया के साथ ही आया था मेगास्थनीज, जो वहां पे आ गया था मगध। इस प्रकार कार्नेलिया एक दूत को लेकर मेगास्थनीज को लेकर आई थी, और उसमें दहेज में क्या लेकर आई थी? काबुल, हेरात और कांधार और मकरान। हाँ, इस प्रकार भारत का मौर्य साम्राज्य कहां तक फैल गया था? इस वाले एरिया से इस वाले एरिया तक। ठीक है, और अदर क्षेत्रों में जो निकेटर हैं उनकी शासन चल ही रहा था, हिंदी यूनानी को शासन चल ही रहा था। अब देखिए इतना आपको समझ में आया, मौर्य साम्राज्य की स्थिति समझ में आ गई। घनानंद कौन था, ये भी स्थिति समझ में आ गई। अब आप आगे देखिए, अब आगे क्या है? 298 ईसा पूर्व में कौन? जो चंद्रगुप्त मौर्य है, वो मर जाता है। कब मर जाता है? श्रवणबेल बेला। श्रवणबेल बेला कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ये जैन धर्म का अनुयायी बन गया था अंत में, और इसने अपने खुद प्राण त्याग दिए थे। हाँ, भूख से, अपने आप को खाना न खिलाकर। इस प्रकार इसने अपना प्राण त्याग दिए थे। कब लिखे? 298 ईसा पूर्व में। और 322 ईसा पूर्व राजा बना था, और 345 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। इस प्रकार से ये सारी घटनाएं। अब इसका बेटा कौन मारा? बिंदुसार। और बिंदुसार के अशोक और सुसीम और भी 100 पुत्रों के बारे में बताया जाता है। ये जन्म लेते हैं इसके। हाँ, और फिर सम्राट अशोक जो शासक बनता है। अब देखो क्या हुआ, बिंदुसार 298 ईसा पूर्व शासक बना, और 269 ईसा पूर्व में क्या हुआ? बूढ़ा हुआ है। और क्या हुआ? इसको मृत्यु को प्राप्त होने वाला था। उस समय ही इनके जो सम्राट थे, सम्राट अशोक, तो उसके भाइयों में क्या हुआ है? युद्ध छिड़ गया। किसमें? गृह युद्ध टाइप का। और उस समय जो सम्राट अशोक था, वो कहाँ का राजपाल था? उज्जैन का राजपाल था।
अब उस उज्जैन की राज्यपाल को सम्राट अशोक को खबर मिली कि वहां पर राजा जो बूढ़े हुए हैं बिंदुसार, उनके शासन उनकी उस पर बड़ा बेटा गद्दी पर बैठने वाला जिसका नाम है सुसीम, है ना। तो इस प्रकार में इनमें गृह युद्ध हुआ और सम्राट अशोक ने सारे भाइयों को ऐसी खानी है कि सारे भाइयों को मार दिए 100 के 100 को, ठीक है। और फिर गद्दी पे जाके बैठा और वहां से सम्राट अशोक का शासन शुरू होता है। कब? 259 ईसा पूर्व में। 259 ईसा पूर्व में शासन शुरू होता है और भारत के यहाँ तक वो पूरे क्षेत्र पर कवर कर लेते हैं, यहाँ से लेके ये इस वाले क्षेत्र पर, पूरे क्षेत्र पर, यहाँ पर भी। अब देखो 361 ईसा पूर्व में क्या होता है, 259 ईसा पूर्व, 361 ईसा पूर्व में क्या होता है, कलिंग युद्ध करता है इस वाले क्षेत्र में। कलिंग यहाँ पे पड़ता है उड़ीसा में। हाँ, कलिंग एक प्रकार गणराज्य था जिस पर इन्होंने आक्रमण किया तो कई सारा नरसंहार हो गया इसकी सेना से, और वहां से इसका हृदय परिवर्तन हुआ और फिर इसने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया। बौद्ध धर्म ज्वाइन करने के पश्चात ये अपने देश में धमकी शिक्षा देने लगा और धम के माध्यम से अपना शासन चलाने लगा। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य 185 ईसा पूर्व तक चला। हाँ, 185 ईसा पूर्व तक चला। अब ऐसा इसमें कुछ रहा नहीं जो मैंने आपको बताया नहीं, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, ठीक है। इस प्रकार की जो मौर्य साम्राज्य है एक क्षेत्र में पूरे भारत में फैला था और चाणक्य ने इसे बनवाया था। अब चाणक्य और जो इसकी आगे की कहानी है मैं अगले इसमें आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। अब देखिए ये मौर्य साम्राज्य 125 में विखंडन हुआ तो इस वाले क्षेत्र में हिंदू यूनानी शासन कर रहे थे, फिर इनके बाद शक आ जाएंगे, फिर पहला आ जाएंगे, कुषाण आ जाएंगे, ये विदेशी शासक है। इस वाले क्षेत्र पर धीरे धीरे शासन करेंगे, कालांतर में समय गुजरेगा वैसे। और इस वाले क्षेत्र पर भी जो मगध वाला क्षेत्र है मौर्य साम्राज्य के बाद क्या है, ये भी विखंडित हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में सातवाहन शासन करने लगेंगे, इधर शूंग करने लगेंगे और इधर कौन, शक, कुषाण, ये लोग शासन करने लगेंगे। अगले में मैप बनाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद मैं अगली प्रश्न में इसका मैप बना देता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आपकी किताब के तीनों पॉइंटों को एक एक करके लेते चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखिए, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ये 3.1 है। 3.1 मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मौर्य वंश के बारे में अभी तक आपको कौन कौन सी जानकारी प्राप्त हो गई है, जो भी जानकारी आपको प्राप्त हुई है वो किन स्रोतों से प्राप्त हुई उनके बारे में आपको बता दूं। देखिए, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना, मौर्य वंश के बारे में जानकारी स्रोत क्या क्या है, 3 स्रोत हैं। कौन कौन स्रोत हैं? 3। पुरातात्विक प्रमाण, दूसरा है ग्रंथ एवं अन्य विवरण और तीसरा है मौर्यकालीन अभिलेख। कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? पुरातात्विक प्रमाण, ग्रंथ एवं अन्य विवरण और मौर्यकालीन अभिलेख, ठीक है। आप देखो पुरातात्विक प्रमाण में क्या है, पुरातात्विक विवरणों में देखिए, पुरातात्विक प्रमाण में क्या है, देखिए मूर्तिकला और अन्य पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। मूर्तिकला किस प्रकार की? मौर्य काल की कई ऐसी मूर्ति मिली जो पत्थरों पर उकेरी गई हैं, ठीक है, जिनमें किसी एक चित्र सा अंकन किया गया है जिसमें किसी खानी का वर्णन हुआ है, उस समय काल की उस संस्कृति की छवि दिखती है। जैसे सांची का जो स्तूप है वहां पर तोरण द्वार है, तोरण द्वार मतलब बड़ा गेट सांची के स्तूप का, तो वहां पर कई उस तोरण द्वार पर कई प्रकार की खानी उकेरी गई हैं उन पत्थरों पर, ठीक है। और क्या है, तो इसी मूर्तिकला के बारे में बात कर रहे थे वो। हाँ, और भी अन्य पुरातात्विक साक्ष्य हैं जैसे स्तूप वगैरह अन्य अन्य जगह भारत में कई जगहों पर मिले हैं, ठीक, जो आपको अगर लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, इसी से संदर्भित सारी चीजें, मौर्य काल की स्थिति। फिर देखिए ग्रंथ एवं अन्य विवरण, इसमें क्या है कि आपको पता है कि जो यूनानी हिंद यूनानी आया था, यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने अपना विवरण लिखा था किसके ऊपर, जो मौर्य काल में मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसके बारे में, जो कुछ उस समय आया था चंद्रगुप्त के समय, ठीक है, उसका विवरण लिया जाता। उससे के विवरण से हमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, मैं अभी बताऊंगा कि क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई, उसने कैसा इसका बखान किया था। दूसरा, वैशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, ये एक नाटक है और इसको बनाया था किसने, लिखा था किसने, वैशाख दत्त ने। हाँ, वैशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक लिखा है जो किस पर आधारित है, मौर्य काल पर आधारित है। इतना आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए चाणक्य की अर्थशास्त्र, देखिए एक ग्रंथ और लिखा गया था अर्थशास्त्र, होने को जी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, लेकिन इसमें राजनीतिक शैली प्रशासन के बारे में लिखा गया कि किस प्रकार का प्रशासन होना चाहिए, राजा के क्या क्या कर्तव्य हैं, वो किस प्रकार के निर्णय लेगा, है ना, गुप्तचरों के बारे में, व्यापार किस हिसाब से होगा, इसकी सारी चीजें ऐसी सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। और इसके कुछ अध्याय, ज्यादातर अध्याय किसने लिखे हैं, चाणक्य ने लिखे हैं, और अन्य जो विद्वान थे उन्होंने भी इसके क्या लिखे हैं, अध्याय लिखे हैं, अकेले चाणक्य ने नहीं लिखे हैं। ठीक है, जो तो क्या है पूरे शासन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है, राजा इसी के आधार पर थोड़ा बहुत काम करता था, राजा के क्या क्या कर्तव्य इसमें सभी लिखे थे। आप देखो अगला जो चौथा पॉइंट है वो जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथ। जैन ग्रंथों, जैनियों के द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, है ना, इस समय, तो उनमें भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। बौद्धों ने भी इस समय के कुछ ग्रंथ मिले, बौद्धों के द्वारा, बौद्धों की जो मनीषी थे उन्होंने लिखा है। पौराणिक ग्रंथ मिले जो ब्राह्मणों ने लिखे हैं, ठीक है, उनमें भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। संस्कृत साहित्य, और कुछ संस्कृत साहित्य ही मिले, जो पांचवा पॉइंट है, संस्कृत साहित्य मिले हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको ये साहित्य दर्पण से मौर्य काल की जानकारी होती है। अब इनके अलावा भी क्या है, मौर्यकालीन अभिलेख। आपको पता होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका पोता सम्राट अशोक, उसने पूरे भारत में जनता को संबोधन करने के लिए पूरे भारत में अभिलेख गढ़वाए हैं। हाँ, जनता को बताने के लिए राजा की क्या नीति है, राजा क्या सोचता है प्रजा के बारे में, प्रजा को किस धर्म का पालन करना चाहिए, इस टाइप की जानकारी सारी कहाँ है, अभिलेखों पे खुदवाई। और अभिलेखों पे कैसे खुदवाई, पॉलिश कर पहले उसको खोदवा देते थे, फिर उस पर पॉलिश करवा देते थे। इस प्रकार अपनी सूचना लिखी है। हाँ, और ये 3 प्रकार के अभिलेख मिले हैं पूरे भारत में। कितने प्रकार के मिले हैं, 3 प्रकार के, जिनमें महाशिलालेख लिखा है, दूसरा लघु शिलालेख है, तीसरा स्तंभ अभिलेख है। महाशिलालेख बड़े पत्थरों पर लिखा जाता था, छोटा जो लघु शिलालेख है वो छोटे पत्थरों पर लिखा गया है, उकेरा गया है, और तीसरा है स्तंभ अभिलेख, जिसको क्या है, जो स्तंभों पर लिखे गए हैं। ये स्तंभ इस प्रकार के होते थे, एक गोल टाइप का स्तंभ होता था, उस पर एक मूर्ति लगी रहती थी, किसकी, किसी जानवर की, जैसे शेर वगैरह कुछ भी, हाँ, गाय, और उसके नीचे कुछ लेख लिखे दिए जाते थे। आपका जो भारत का जो चिन्ह है, भारत ने जिसको मान्य किया है 4 शेर, जो आपके नोट पर भी आता है ना, तो वो भी अशोककालीन ही है। इस प्रकार की मूर्ति बनती थी। ठीक है, ऐसा है, आपको समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लीजिए कि मौर्य काल की मूर्तियां और पुरातत्व। देखिए पुरातत्व तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ बता देता हूँ। देखो सांची में एक स्तूप मिला है, सांची का स्तूप बोलते हैं उसको, जो कहाँ से मिला है, सांची से। और सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है और भोपाल के पास में। आपको अगर घूमना हो तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। अब इस स्तूप में क्या है, उसका तोरण द्वार मिला है, स्तूप के चारों ओर 4 तोरण द्वार हैं। हाँ, क्या है, तोरण द्वार, जिनसे आदमी प्रवेश करता है भीतर। वो क्या है, पत्थर के बने हैं, तो उस पर क्या है, ये पत्थर पर कुछ कथाएं गढ़ी गई हैं। क्या गढ़ी गई हैं, कुछ कथाएं उस समय की। हाँ, और क्या गढ़ी गई है, उपासना के प्रतीक उखारे गए हैं, उस समय जो पूजा होती थी उसके प्रतीक उकेरे गए हैं। और क्या है, लोक परंपराओं को उकेरा गया है, मतलब ऐसे चित्र मिले हैं जिसमें लोक परंपरा दिख रही होंगी। ठीक है, और क्या है, अब ये तो आपको पुरातत्व साक्ष्य मिल गए। ठीक है, मौर्य काल की मूर्ति कला क्या है, इसमें स्तंभ मिला है, सिंह स्तंभ, और भी कई मूर्तियां मिली हैं, लेकिन यहाँ पे आपका सिंह स्तंभ महत्वपूर्ण है, जो आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है, सारनाथ से। सारनाथ बिहार में पड़ता है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, और इसी को भारत सरकार ने अपना चिन्ह बनाया है। देखिए भारत का चिन्ह है ना, ये शेरों वाला, 4 शेरों वाला, वही। आप यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो चित्र देख लीजिए दोनों के, आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है,
प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्रंथ एवं अन्य विवरणों में मौर्य काल की क्या जानकारी मिलती है। हम आपको सारी चीज़ें तो नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बता देंगे। देखिए, जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, सबसे पहले हम जानेंगे मेगास्थनीज के विवरण के बारे में, जो इंडिका नाम की पुस्तक में लिखा है। हाँ, एक किताब है। दूसरा, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस के बारे में जानेंगे। ये एक प्रकार का नाटक है जो विशाख दत्त ने गुप्त काल के समय में लिखा गया था। जो नाटक वहाँ पे चलते होंगे उसको इन्होंने लिख दिया था बाद में। मौर्य काल के बाद जो कुछ नाटक चलते होंगे, हाँ, जो वाणी में चलते होंगे, अभिनय किया जाता हुआ उस समय, उसी को विशाख दत्त ने आगे के समय में लिख दिया था, जब गुप्त काल के समय। और देखिए, अर्थशास्त्र इसी समय लिखा गया था, और ये चाणक्य और अन्य विद्वानों के द्वारा लिखा गया था। इसमें राजाओं के बारे में, राजा को कैसे काम करनी चाहिए उसके बारे में लिखा है। और भी चीज़ें जब ये आएगा तो उसमें और अच्छी तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैन बौद्ध पौराणिक ग्रंथ और संस्कृत साहित्य में भी इनका बखान है, तो इस पे थोड़ा बाद में आएंगे। पहले सबसे पहले देख लेते हैं मेगास्थनीज के विवरण के बारे में। ठीक है, जो इंडिका में लिखा है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है। मेगास्थनीज का विवरण इंडिका नाम की किताब में क्या लिखा है। देखो क्या लिख के गया वो मेगास्थनीज। आपको ये तो पता है कि मेगास्थनीज कैसे आया था? हाँ, जो किसका दूत था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप, किसका दूत था? तो मैंने पहले बताया है। ठीक है, तो देखिए, जो मेगास्थनीज था, है ना, मेगास्थनीज ने क्या क्या लिखा है पाटलिपुत्र के बारे में। क्या लिखा है पाटलिपुत्र के बारे में? इंडिका में क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, नंबर 1 पे, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर मतलब दीवार से घिरा है। जो पाटलिपुत्र जो शहर है वो किससे घिरा है? एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ है। ठीक है। दूसरा, इस प्राचीर में 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। बुर्ज इस प्रकार की जैसे दीवार है ये, हाँ, तो यहाँ पे ये इस टाइप के बुर्ज होते थे जो बाहर देख सकते थे क्या हो रहा है वहां पे। ठीक है, ऐसे करके 570 बुर्ज थे और 64 द्वार थे पूरी दीवार में, जो पूरे शहर को घेरे हुए थे। और पाटलिपुत्र में घर कैसे बने थे? घर कच्ची ईंटों और लकड़ी के बने 2 या 3 मंजिल घर थे। कितने थे? 2 या 3 मंजिल, जो क्या कच्ची ईंटों और लकड़ी के बने हुए थे। और देखिए, राजा का महल भी काठ से बना था। लकड़ी से, काठ क्या होता है? लकड़ी। लकड़ी का बना बना था, जिसे पत्थर की नक्काशी सजाया गया था। नक्काशी मतलब उस पर कुछ मढ़ देना या उखेड़ देना, सजाया जाना। महल चारों ओर से उद्यानों और चिड़ियों के बसेरों से घिरा है। महल कैसा है? चिड़ियों से घिरा है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये महल, ये 5वां नंबर का देखिए, महल चारों ओर से उद्यानों और चिड़ियों के बसेरों से घिरा था, है ना, ऐसा उसने लिखा है। और मैंने यहाँ पे था लगा दी, उसने है लिखा हुआ, उसको ही यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए 12 नंबर पे क्या बताया, इंडिका में राजा के बारे में क्या लिखा है। राजा के बारे में क्या लिखा गया था, तो उसके बारे में देखेंगे कि क्या लिखा है। देखिए उसमें और बताया गया है किताब में कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। हाँ, शोभा यात्रा निकाली जाती थी जब राजा जनता के सामने प्रस्तुत होता था, और उसे एक जश्न के रूप में मनाया जाता था जनता के बीच में। उन्हें सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंग रक्षक सोने और चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते हैं। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 दिन एक ही कमरे में नहीं सोते। इस प्रकार का वर्णन किसमें क्या है? मौर्य काल के बारे में किया गया है। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा? अर्थशास्त्र के बारे में। विशाख दत्त कृत। ठीक है।
पर देखेंगे कि विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस नाटक के बारे में। देखिए इधर देखिए इस साइड विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस नाटक है, ये मुद्रा राक्षस नाटक है। और ये वाला एक नाटक है जिसमें मौर्य काल के बारे में बताया गया, उसको अभिनय करके बताया गया। इसमें क्या बताया गया, देखिए इसकी रचना हुई थी कब, 14वीं शताब्दी में, जो कब पड़ता है 400 से लेकर 300 ईस्वी के समय। ठीक है, अब यहाँ पे और देखिए ये किस भाषा में रचा गया था, ये संस्कृत भाषा में रचा गया था। इससे क्या जानकारी मिलती है, चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं पर आधारित नाटक है। देखिए इस एक ये कब बनाया गया था, कब लिखा गया था, 400 से लेकर 300 ईस्वी के समय। ठीक है, अब इससे पहले ये नाटक किए जाते होंगे यहाँ पर सामूहिक सभाओं में, है ना, कभी रंगमंच पर। तो उसी को इन्होंने, किसने, मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त हैं उन्होंने लिख दिया था इसको। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसको एक बार और देख लीजिए, रचना कब हुई थी, 400 से लेकर 300 ईस्वी के समय, और ये 14वीं शताब्दी के समय काल है, संस्कृत भाषा में रचा हुआ था। और जानकारी किस क्या मिलती है इसमें, चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं पर आधारित नाटक है। इसमें चाणक्य बन के बताता है, बन के अभिनय करता है आदमी, चंद्रगुप्त बन के अभिनय करता है। ठीक है, इस प्रकार का ये नाटक है। इससे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिल जाती है। इतना आपको पता चल गया। और देखिए अब ये वाला, ये तो हो गया आपका, ये हो गया। अब ये वाला क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में आपने सुना ही हुआ। अर्थशास्त्र चाणक्य और अन्य विद्वानों के द्वारा रचित। देखिए जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वह है चाणक्य और अन्य विद्वानों के द्वारा लिखी गई है। मुख्यतः चाणक्य ने इसके कुछ अध्याय लिखे हैं और अन्य विद्वानों ने भी इसके अध्याय लिखे हैं। ये कहाँ लिखी गई थी, तो तक्षशिला के विद्यालय में उसने वहाँ पर लिखी होगी, जब वहाँ पे वो आचार्य थे। कहाँ पर, चाणक्य। ठीक है, और अर्थशास्त्र का मतलब वैसे तो धन का विज्ञान होता है, लेकिन इस पुस्तिका में क्या बताया गया, राज्य को कैसे प्रबंध करें उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अर्थशास्त्र का समय काल है चौथी सदी, मतलब चौथी सदी, ये 4 लिख दिया मैंने आपको समझाने के लिए, जहाँ पे चौथी सदी कर लेना, चौथी सदी ईसा पूर्व में। हाँ, कब, चौथी सदी ईसा पूर्व में, आज से कितने साल पहले, 2400 साल पहले। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, इतिहास के विद्यार्थी हो, आपको इतनी जानकारी हो गई। ठीक है, और देखिए भाषा को देखते हैं। भाषा क्या थी इसकी, संस्कृत भाषा थी। कौन सी थी, संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा में लिखा है, कुछ अध्याय चाणक्य ने और कुछ अध्याय अन्य विद्वानों ने लिखे हैं। ठीक है, विषय क्या है, इसका विषय है राज्य प्रबंध विषयक है। क्या है, जिसमें लिखा है राज्य व्यवस्था, कृषि और न्याय एवं राजनीतिक विषय आदि के बारे में लिखा है। राजनीति विषय आदि विषय लिखे हैं। ठीक है, तो आप देख लेना। और इसकी शैली उपदेशात्मक है और सलाहात्मक है। ये एक प्रकार के जो भी पढ़ता है उसको सलाह देता है या उपदेश देता है, इस टाइप की एक किताब है। ठीक है, इतनी आपको जानकारी हो गई। अब आगे हम और देखेंगे जैन, बौद्ध, पौराणिक ग्रंथ और संस्कृत साहित्य के बाद। इसके बाद ये टॉपिक आपका ये वाला जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी वाला खत्म हुआ है। फिर हम देखेंगे साम्राज्य के प्रशासन। ठीक है, प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे किसकी, ग्रंथ एवं अन्य विवरण की, जिसमें ये तो हमने बात ही कर ली थी इनके ग्रंथ एवं अन्य विवरण की। अब इनकी ओर रह गई थी जैन, बौद्ध, पौराणिक ग्रंथ और संस्कृत साहित्य। तो इनके बारे में और मैं आपको बता दूं, ये देखिए कि पुराण थे जो हिंदू संस्कृति से संबंधित थे, है ना। तो उसमें ब्राह्मणों ने क्या लिखे थे, पुराण लिखे थे। और पुराणों में क्या है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पुराणों में क्या पता चलता है, राजाओं की सूची और कालक्रम का पता चलता है, वो किस कालक्रम के थे, किस स्थान पर थे, है ना, उनका किस राजा का कितने समय काल तक शासन रहा था, इसके बारे में जानकारी आपको मिलती है। और देखिए यह है विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और एक पुराण जो है विष्णु पुराण, उसमें मौर्य वंश से की अत्यधिक जानकारी मिल जाती है। उसमें मुख्यतः ये उसी से संदर्भित है विष्णु पुराण। फिर देखिए जैन ग्रंथों में क्या है, जैन ग्रंथ में भी तो मौर्यों के बारे में पता चलता होगा उस समय के। तो देखिए भद्रबाहु द्वारा, भद्रबाहु क्या है, दिगंबर
जो जैन हैं उनके गुरु थे। ठीक है, भद्रबाहु द्वारा रचित जैन ग्रंथ कल्पसूत्र और मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, भद्रबाहु द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा था? कल्पसूत्र, जो जैन ग्रंथ था, और उसमें मौर्य इतिहास की जानकारी आपको मिल जाएगी। इतनी आपको पता चल गया। और देखिए, अन्य जैन ग्रंथों में भी ऐसा वर्णन मिलता है मौर्य का। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का। यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, जब चंद्रगुप्त मौर्य था, जब अपनी मतलब रिटायरमेंट की अवधि में जब उसने शासन छोड़ दिया था राज्य करना, और उसके बाद वो श्रवणबेलगोला चला गया था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, और इसके कर्नाटक में जो मैसूर के आसपास वाला क्षेत्र है जी, तो वहाँ पे श्रवणबेलगोला पड़ता है। तो वहाँ पे जो चंद्रगुप्त चला गया था और अपनी जो प्राण वहीं पे उसने त्यागे थे, एक व्रत करके, जो मतलब भूखे रहकर व्रत किया जाता है वो वाला किया था। ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने जैन धर्म अपना लिया था। जैन धर्म अपनाने के बाद वो वहाँ पे चला गया था। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया था और श्रवणबेलगोला मैसूर कर्नाटक चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई थी। इतना आपको पता चल गया। बौद्ध ग्रंथ, अब बौद्ध ग्रंथों में तो मौर्यों की जानकारी मिलेगी। ये एक ही, ये दोनों जैन और बौद्ध समकालीन है और ये भी चल रहे थे साथ में, इसलिए इनकी जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ में महावंश, अशोकवादन, अट्ठ कथा, हाँ अट्ठ कथा आदि बौद्ध ग्रंथों में मौर्यों से संबंधित जानकारी मिलती है। ये 3 ग्रंथ हैं, और भी ग्रंथ हैं जिनमें जानकारी मिलती होगी, लेकिन मैं आपको जितना मैं बता सकता था, आपके लिए जितनी आवश्यकता थी उतना मैं आपके लिए लेके आ गया। ठीक है, और देखिए अब आपका एक टॉपिक और रहा है इसी में। क्या रहा है? इस वाले जो मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त करने वाले टॉपिक में एक रहा है जो अभिलेख हैं। देखिए, अभिलेख वगैरह जो किसने, अशोक सम्राट ने जान गढ़वाए थे, तो उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी अगले। ठीक है, आगे पर मैं बताऊंगा अगली वाली जो स्लाइड आएगी। प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर एक टॉपिक और आपका बचा है। इस वाले टॉपिक में मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने में, देखिए इसमें लास्ट में दिया है सम्राट अशोक के अभिलेख, जो पूरे भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में मिले हैं। अशोक एक ऐसा सम्राट था जिसने जनता को और अपने जो अधिकारी हैं उनको संदेश पहुंचाया। कैसे पहुंचाया गया होगा उस समय? तो उसने जगह जगह अभिलेख गुतवाए, कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ स्तंभ लेख लगवाए जिस पे अपना मैसेज लिखा और इनको अपना मैसेज दिया। वो इतना ज्ञानवान व्यक्ति था जो इतनी चीज़ों को जानता था कि मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए। उसके लिए उसने अभिलेख गढ़वाए। अब ये अभिलेख 3 प्रकार के हैं। महालेख, जो बड़े बड़े पत्थरों पर, बड़े प्राकृतिक पत्थरों पर लिखे गए थे। दूसरे हैं लघु शिलालेख, जो छोटे प्राकृतिक पत्थरों पर लिखे गए थे। और स्तंभ अभिलेख, ये इसको खुद ही बनवाया था इन्होंने, स्तंभ बनवा के उस पर लिखवा दिए थे। स्तंभ तो आप जानते ही होंगे, इतना तो आपको पता ही होगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने देखा, अब ये अलग अलग लिपियों में मिले इतने बड़े क्षेत्र में। पूरे क्षेत्र में एक ही लिपि में नहीं मिले। लिपि मैंने आपको बताया था, हाँ, लिख के, भाषा लिख के अपने विचारों को प्रकट करना लिपि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वही देखिए। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक चित्र बना दिया आपके लिए, आपकी समझ के लिए। और इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारी मेहनत लग जाती है इसको बनाने में। आधे घंटे की अगर वीडियो बन रही है तो कम से कम उसमें 1.5 2 3 घंटे लग जाते हैं बनाने में। और ये कभी लाइट चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो इस प्रकार की समस्या हमारी लाइफ में भी आते हैं। और आशा है आपका भला हो जाए इसमें, कि ये सारी चीज़ें आपको आ जाएं, कम समय में आ जाएं, अच्छे समझ में आ जाएं। अब यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान, देखिए अब मैंने ये चित्र बनाया है, इसमें अशोक के अभिलेखों के बारे में बताया गया है। कैसे अशोक के अभिलेख? इसमें मैंने दिखाया है कि जैसे संपूर्ण भारत में ब्राह्मी लिपि, इसमें अलग अलग लिपियों के बारे में बताया गया है कि अशोक के जो अभिलेख थे ना, वो 4 लिपियों में मिले। कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। ठीक है, कितनी? 4 लिपि। अब देखिए, ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, और ये संपूर्ण भारत क्षेत्र है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान क्षेत्र में ग्रीक और अरमाइक लिपि में क्या मिले हैं, शिलालेख मिले हैं। वहाँ पे किस में मिले, ग्रीक और अरमाइक लिपि में। क्योंकि इस क्षेत्र में ग्रीक और अरमाइक लिपि में लोग अपनी लिपि जानते होंगे, उसी को समझते होंगे, इसलिए इसमें ग्रीक और अरमाइक लिपि में क्या मिले, अभिलेख मिले हैं, जिनको हम शिलालेख भी बोल देते हैं, जो शिलाओं पर लिखे गए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में क्या मिला है, अभिलेख मिला है यहाँ पर, क्योंकि इस क्षेत्र के खरोष्टी लिपि में लिपि को जानते होंगे, ठीक है, इसलिए खरोष्टी लिपि में। और पूरे संपूर्ण भारत में ब्राह्मी लिपि में क्या मिले, अभिलेख मिले हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये लिपि आज भी दिखती हैं क्या? हाँ, इन लिपियों के वर्तमान रूप भी हैं। जैसे उर्दू जो इस साइड से लिखी जाती है, किस साइड से, अपन लोग हिंदी लिखते हैं इस साइड से, बाएं हाथ से दाएं ओर, लेकिन जो खरोष्टी लिपि है वो किससे लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर। इसी प्रकार उर्दू भी दाएं से लेके बाएं ओर लिखी जाती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और क्या है, हाँ, अब ये अभिलेख, ये तो आपके, और जो ब्राह्मी लिपि है वो किस ओर से लिखी जाती थी, बाएं ओर से दाईं ओर के लिए। ये कहाँ के खरोष्टी लिपि किस ओर लिखी जाती थी, दाएं ओर से बाएं ओर, ठीक है, इस साइड से इस साइड। और ये अपन ब्राह्मी लिपि लिखते हैं तो इस साइड से इस साइड। अब जब ब्राह्मी लिपि उस समय चलती थी तो उसमें अक्षरों में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, और इन परिवर्तनों के कारण ही हाँ अलग अलग भाषाओं की लिपि बन गई है। जैसे कि अपन लोग वर्तमान में देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, और यह लिपि कुछ समय तक रहेगी, इसके बाद इसमें भी परिवर्तन हो जाएंगे, अक्षरों में परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है। और ये परिवर्तन हमेशा चलता है मनुष्य के जीवन में, और इस प्रकृति में, इस पृथ्वी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो हमेशा के लिए बन गई हो, इसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं। यहाँ तक कि हिमालय की ऊंचाई में भी दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, और अपने आसपास का जलवायु भी परिवर्तित हो रही है, और ये इतिहास में भी परिवर्तित हो रही थी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अशोक इन अभिलेखों में क्या लिखता था, देखिए यहाँ पे लिखा है और आपकी किताब में भी लिखा है। अशोक इतिहास में पहला सम्राट था जिसने अधिकारियों और प्रजा के लिए अपने संदेश प्राकृतिक पत्रों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। अशोक एक पहला ऐसा सम्राट था इतिहास में जिसने अपने संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या है, प्राकृतिक पत्थरों को माध्यम बनाया, उस पर वो पॉलिश करवाता था और ये स्तंभ लिखवा देता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार, उसका जो जिस चीज को वो मानता था धर्म का प्रचार किया। अब धर्म क्या था, इनमें बड़ों के प्रति आदर, जो इसमें उसने लिखा कि प्रजा को बड़ों के प्रति, जो उम्र में बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए, सन्यासियों के प्रति उदारता रखनी चाहिए, हाँ, और सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार करना चाहिए। उस समय सेवक भी थे, हाँ, जो मजूरी में काम करते होंगे, और कुछ दास थे जो जीवन भर गुलामी करते थे, तो उनके प्रति भी क्या है, वह आदर रखना चाहिए, वह उदार रहना चाहिए, ऐसे नहीं उनको मार रहे हैं पीट रहे हैं, ठीक है। उस समय की दास व्यवस्था चलती होगी इसलिए ऐसा कहा। दूसरे धर्मों के प्रति आदर भी शामिल है, और दूसरे जो संप्रदाय हैं उनके प्रति भी आदर रहना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आपका जो प्रथम है ये मौर्य वंश के बारे में जानकारी समाप्त हो गई, आपको अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए, अब हम जानेंगे साम्राज्य का प्रशासन। अब इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है बहुत बड़ी हो गई है। चलिए तो फिर पढ़ाई करते रहिए, कुछ किताबों को पढ़िए। लेकिन एक चीज़ और बता दूंगा आपको, एक मिनट रुको, कि यहाँ पे एक मैप है, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। देखिए इस मैप में महाशिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ अभिलेख दिए गए हैं, ठीक है। इनमें देखिए, हाँ, कुछ त्रिभुज के रूप में दिए, गिरनार, सोपरा, ये महा अभिलेख मिले हैं यहाँ पे। सन्नति और कांधार, मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, तक्षशिला, ये दिख रहे हैं आपको। और देखिए, और स्तंभ अभिलेख देखिए, सांची, सॉरी, लघु शिलालेख देखिए, लघु शिलालेख डिब्बे के आकार के हैं जो
सबसे ज़्यादा दक्षिण में पाए गए हैं। देखिए मस्की, गावी मठ, पालकी कुंडू, जाति रामेश्वर, सिंहपुर, उदय गोलम, राज मठगिरी, नित्तर ब्रह्मगिरी। हाँ, नीचे चोल चेर पांडे का वो आ जाता है शासन। और ऊपर देखिए, और ऊपर भी देखिए वाहेपुर में मिला है और भाबरू में मिला है। ठीक है। और स्तंभ अभिलेख ज़्यादा मिले हैं गंगा की घाटी में। देखो कौशाम्बी स्तंभ अभिलेख, सारनाथ, पाटलिपुत्र, अहोररा, निगाली सागर, रुम्बी नेही, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, लौरिया अरराज। देखिए इस अभिलेखों में जब राजा, आपको ये सारी जानकारी मिल गई होगी। अब इसमें आपको देख लीजिए और आप समझ लीजिए। इसमें 3 प्रकार के अभिलेखों के बारे में बताया गया है, उनके चित्र को एग्ज्यूम करके, और मैंने कुछ बोला था उसको देख लीजिए। अब बस चित्र आप देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए और अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखिए।